करता हूँ। सिपना कॉलेज और इंजीनियरिंग की तरफ से हम सभी आपको स्वागत करते हैं इस अद्भुत और महत्वपूर्ण युवा सांसद आयोजन के मौके पर। आज हम इस आयोजन के संवाद के हिस्से बनने के लिए यहाँ जुटे हैं, जो देश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जहाँ हम देश के मुद्दों पर गंभीर विचार करेंगे और नई दिशाओं की ओर कदम बढ़ाएंगे। हम साथ ही कुछ विशेष अतिथि भी जो इस महत्वपूर्ण आयोजन को और भी महत्वपूर्ण बनाने में शामिल है। मैं रजत हिवरकर, प्रेसिडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लब को अनुरोध करूंगा कि वह डीन मनोज सर का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। मैं दिग्विजय राठौड़ को अनुरोध करूंगा कि वह प्राचार्य राजेश जयपुरकर इनका मोमेंटो देके स्वागत करें। थैंक यू दिग्विजय, जो इस महत्वपूर्ण आयोजन को साक्षर करने में हमारी आयोजन और भी उत्सवी और आत्मविश्वासी बना रहे हैं। यह खास दिन हमारे युवा समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण और रोचक संघर्ष का प्रतीक है, जो हमारे देश के भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। आज हमारे पास एक अद्वितीय अवसर है विचारों की व्यापकता और आदर्शों में माध्यम से देश के मुद्दों पर बात करने का। यह संसद हमारे युवा नेताओं के लिए एक नया और महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रही है, जिसमें हम अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आज हम यहाँ एक साथ आए हैं ताकि हम सब मिलकर देश के मुद्दों पर विचार कर सके और नई दिशाओं की ओर कदम बढ़ा सके। समय आ गया है कि हम सभी आवाज उठाएं और अपने विचारों को साझा करें, क्योंकि यह हमारा दौर है, हमारा समय है और हमारा देश है। अभी उपस्थित विद्यार्थियों महासभा के दिल से स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर इस महत्वपूर्ण संवाद का आगाज करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बैठिए। सभी मित्रगण और सांसदों का सदन के कार्यक्रम में स्वागत है। आज की सदन की कार्यवाही शपथ ग्रहण से शुरू की जाती है। जनरल सेक्रेटरी श्रीमती प्राची इकरे, वायनंद कंस्टिट्यूएंसी। Would you like to take oath or affirmation? I, Prachi Hikre, having been nominated as a candidate to fill a seat in the Council of State, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India. श्रीमती सानिका मानेकर, मेरठ कंस्टिट्यूएंसी। Would you like to take oath or affirmation? मैं सानिका मानेकर युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। Honorable members, I have to inform the House of the sad demise of one of our friends, Shri Balu Dhanurkar. Shri Balu Dhanurkar was a member of Lok Sabha representing Chandrapur constituency. An agriculturist by profession, Shri Dhanurkar was an active social and political worker. He worked vigorously for more than 2 decades for the welfare and upliftment of the people of his constituency. During his long parliamentary career, he focused
on the attention of the House to the problems faced by the underprivileged and the downtrodden. Shri Balu Dhanurkar passed away on 29th May 2023 at Gurgaon at the age of 47. We deeply mourn the loss of our friend. I am sure the House will join me in conveying our condolences to his family. The House may stand in silence for a short while as we mark respect to the deceased. क्या बोल रही हो? बाद में भाई मैसेज पूछ लेना क्या बोल रही थी, आ जा तू। उसको कोई बाद में मिल लूँगा मैं, अबे 5 बजे जाके मिल लेगा भाई। ओम शांति शांति शांति। बैठ जी। जल्दी आ। Honorable Prime Minister, माननीय अध्यक्ष जी और मान्यवर संसद के सभी सदस्य को नमस्कार। माननीय सभासदों, हम सब के लिए एक दुखद समाचार है। हम सभी स्वर्गीय बालू धानोरकर जी के निधन से काफ़ी दुखी है। उनका इस प्रकार से किडनी स्टोन के रोग के चलते समय से पूर्व चले जाना काफ़ी धक्कादायक है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें कई समय से जानता था। वे काफ़ी अच्छे समाज सेवी थे तथा सदैव लोकहित के कार्य करने में शामिल रहते थे। अपने चंद्रपुर चुनाव क्षेत्र में उन्होंने कई विकास कार्य किए हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुख से उबरने की शक्ति दे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। प्रश्नकाल की शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्रमांक 101 श्रीमती नम्रता पोखड़े। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्रीमान, क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने हाल ही में पेट्रोलियम सहित आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि की है? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है? माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय जी, आपका खूब धन्यवाद। महोदय, इराक में चले अंतर्राष्ट्रीय गृह युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। इसके कारण ऑयल कंपनीज को घाटा भी बहुत हो चुका है। इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य जी को यह सूचित करना चाहूँगी कि पेट्रोल और डीजल के दामों का निर्धारण जो होता है वो बाजार के आधार पर होता है, क्योंकि सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जो निर्धारण है उसे डीरेगुलेट कर दिया गया है। महोदय, यह ठीक है कि सरकार ने कीमतों में वृद्धि की है, परंतु यह वृद्धि केवल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर ही हुई है, अन्य आवश्यक वस्तुओं पर वृद्धि नहीं हुई है। इसका कारण है, मैं इसका कारण यह भी बताना चाहूँगी कि ये कंज्यूमर को दी जा रही छूट का भी परिणाम है। तेल पुल के घाटों को नियंत्रित करने के लिए यह वृद्धि की गई है। माननीय सांसद, क्या आप उत्तर से सहमत हैं? जी नहीं महोदय। क्या इस मूल्य वृद्धि से हमारी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है अथवा नहीं? क्या इस मूल्य वृद्धि करने से पहले सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार किया था? क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया था कि देश में बढ़ रहे भयंकर महंगाई की स्थिति में इस मूल्य वृद्धि का देश के मध्यम तथा निम्न वर्ग लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय जी, आपका खूब धन्यवाद। अगर बात हो ग्लोबल लेवल पर, तो जब तेल के भाव बढ़ते हैं, जब ऑयल के प्राइसेस में वृद्धि होती है, तो इसका ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी पर जो इम्पैक्ट होता है वो काफ़ी एडवर्स होता है। दैट्स वन। सेकेंडली, मिलिट्री ऑपरेशंस गोइंग ऑन इन द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एस्केलेट हो रहे हैं, और इसी के कारण अगर सप्लाई लाइंस में डिसरप्शन ना हो तो आई एम कॉन्फिडेंट कि जो भी हम पर आएगा हम उसे नेविगेट कर पाएंगे। एंड
माननीय सदस्य जी, आपको मैं यह कहना चाहूँगी कि हमने सभी पहलुओं पर विचार किया है, बट द थिंग इज देयर इज अ लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस दैट स्टेट्स, I want to quote to you a man in the world who is not very popular in the world, yet prophetic. He said, you know, Hegel once said, history repeats itself. And then he added, he should have added, first as tragedy, second as farce. But, and if the situation of 2008 repeats, no one knows where it would take us. अगर बात की जाए अभी की, तो हमारी गुड जीडीपी ग्रोथ के कारण और फंड्स के सस्टेनेबल फ्लो के कारण हमारी इकोनॉमी पर जो भी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे थे वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं। एंड हम अब बात करें हमारे ट्राइलेमा की। फर्स्ट अफोर्डेबिलिटी, सेकंड अवेलेबिलिटी। माननीय मंत्री, तो हमने समाप्त कीजिए आप। हाँ, केवल 1 मिनट सर, केवल 1 मिनट। सो थर्ड है सस्टेनेबिलिटी, और हमने इन्हें कम करने के लिए जो भी हमारे सीबीजी और सीएनजी पर किए जा रहे वर्क्स शो हो रहे हैं, और 2G यानी इथेनॉल प्रोडक्शन फ्रॉम एग्री वेस्ट जो हम कर रहे हैं उसकी और भी हम बढ़ रहे हैं। हमारा R&D सेक्टर। सर बस 1 मिनट सर। बैठ जाइए। प्रश्न क्रमांक 102, श्रीमती दिशा चौहान। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। क्या सार्वजनिक कार्य विभाग मंत्री संसद में स्पष्ट करेंगे कि पिछले कुछ सालों में हिमाचल और उत्तराखंड जैसे अन्य कई पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है और उस वजह से वहां पर जान का नुकसान काफ़ी हो रहा है, और भूगर्भ विशेषज्ञों के अनुसार वहां पर सड़कों के निर्माण और पहाड़ी ढलानों की चौड़ीकरण के वजह से यह जानों का नुकसान हो रहा है। इसके लिए सरकार क्या उपाय कर रही है, और क्या गृह मंत्री संसद में स्पष्ट करेंगे कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसमें भी विदेशी शक्तियों का हाथ है? कुछ लोग पहाड़ों पर नशीले पदार्थों की खेती करते हुए पाए गए हैं और उन्हें भी विदेशी मदद मिल रही है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पब्लिक वर्क्स। प्रश्न के लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, देश में कई पहाड़ी राज्यों और पहाड़ी इलाकों में हो रहे बढ़ते भूस्खलन की घटनाओं से बचा जा सकता है। पहाड़ों में वेजिटेशन कवर डिस्टर्ब होता है, इसको रोकने के लिए वेजिटेशन ग्रोथ ज़रूरी है, हरियाली एवं पेड़ पौधे ज़रूरी है। सड़क बनने के लिए जो पहाड़ों की कटाई की गई है वहाँ सिंथेटिक मेट लगा दिए गए। इनका ये काम होता है कि जब बारिश और धूप मिट्टी पर सीधी पड़नी होगी तो ये उसे रोकने का काम करेगा। फिर हमने वहाँ पेड़ पौधे लगाए ताकि ये मिट्टी की सुरक्षा करे। माननीय महोदय, भूस्खलन को रोकने या इसके नुकसान से बचने के लिए और भी कई उपाय सरकार द्वारा अपनाए गए हैं, जैसे गैप इन वॉल, साइल नेल वॉल, रॉक फॉल बैरियर इत्यादि। जैसे बद्रीनाथ के पास नल प्रयाग, वहाँ पर छोटी रोड को चौड़ा कर दिया गया एवं साथ ही मिट्टी का एक बांध बना दिया गया। इससे यह फायदा हुआ कि जब पहाड़ से मिट्टी गिरी तो इस बांध ने उसे रोकने का काम किया। और भी कई उपाय हैं जो सरकार द्वारा अपनाए जा रहे हैं भूस्खलन को रोकने या इसके नुकसान को कम करने के लिए, जैसे जल निकासी नियंत्रण के उपायों को अपनाना, भूमि महत्व के प्रति लोगों को शिक्षा प्रदान करना, वृक्षारोपण इत्यादि। धन्यवाद। माननीय महोदय, मैं मंत्री जी को कुछ बताना चाहूँगी। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यानी SEOC के रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने हिमालयन स्टेट्स में 44 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और उत्तराखंड में 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अगर इन्होंने इतने उपाय किए हैं तो ये जाने क्यों जा रही है? जी, मैं आपकी चिंता बखूबी समझती हूँ। शायद आपने मेरा उत्तर गौर से सुना नहीं। भूस्खलन एक नैसर्गिक आपदा है। इसके प्रभाव को कम करने एवं इसके नुकसानों को रोकने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है और किए हैं। सारे उपाय अपनाए जा रहे हैं, किए गए हैं। और शायद आप केदारनाथ में हुआ वो हादसा भूल रहे हैं जब कृपया उत्तर समाप्त करने दीजिए। केदारनाथ में हुआ वो हादसा भूल रहे हैं।
केदारनाथ में जो हादसा हुआ उससे उभरने के लिए काफ़ी समय लग सकता था, पर हमारी सरकार द्वारा सब नव निर्माण किया गया और अब सब कुछ नॉर्मलाइज है। आज यात्री निडर होकर सुरक्षित तरीके से केदारनाथ जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और सारे नुकसानों से बचा जा रहा है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको आपका उत्तर मिल गया होगा। प्रश्न क्रमांक 103 ऑनरेबल होम मिनिस्टर। Thank you, honorable speaker, sir. First and foremost, whatever happened in Manipur was an ethnic case of violence triggered by the circumstances. It should not be converted into political issue. सरकार मणिपुर में हुए निंदनीय हिंसाचार में बाहरी शक्तियों का हस्तक्षेप रोकने हेतु विभिन्न कदम उठा रही है, जैसे घटनास्थल पर सुरक्षा दलों की संख्या में वृद्धि, जो हिंसकों को नियंत्रित करने में सरकार के सहायक होंगे। भारत ने अपने इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड शेयरिंग क्षमताएं काफी हद तक सुधार ली है। सरकार ने हिंसा के विरुद्ध अनेक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं। सरकार की बाहरी देशों से और खासकर पड़ोसी देशों से ऐसी हिंसाओं को उत्तेजन ना देने की चर्चा चल रही है। सरकार मणिपुर के लोगों को आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है, जिनसे उनका जीवन स्तर ऊपर उठे और ऐसी घटनाओं को समूलता रूप से नष्ट करने में वो सरकार के सहायक हो। सरकार के प्रयास काफी हद तक कामयाब हुए हैं, हिंसा का स्तर भी कम हुआ है और अभी भी सरकार के प्रयास इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकने में जारी है, जैसे सीमा सुरक्षा को मजबूत करना, हथियारों की आयात और निर्यात पर नियम बनाना, अवैध हथियारों को जब्त करने के लिए नियमित छापेमारी करना। इसके अलावा जैसे कि माननीय सभासद जी ने कहा, नशीले पदार्थों की तस्करी उसको रोकने के लिए सरकार ने कई टास्क फोर्स भी अपॉइंट किए हैं। साथ ही साथ उग्रवादियों को पुनर्वसित करने के लिए सरकार कई योजनाएं लॉन्च कर रही है। उसी के साथ साथ विद्रोही और सरकार के बीच में संवाद मंच भी स्थापन किए गए हैं। 2021 में सरकार ने अपराधियों के लिए कानूनी रूप से आग्नेयास्त्र प्राप्त करना कठिन बनाने हेतु आर्म्स एक्ट 2021 लॉन्च किया। इसके अलावा 2022 में सरकार ने अवैध हथियारों पर नकेल कसने हेतु ऑपरेशन क्लीन स्वाइप लॉन्च किया। माननीय महोदय, सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम ऐसा पूरी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। माननीय महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स अ पॉलिटिकल इशू एंड इट्स अ कंप्लीट फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा लेट मी कंप्लीट। और दूसरा, अगर ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है तो देश की जनता से इतने महीनों तक सरकार ने सच छुपाया क्यों गया? क्यों मीडिया में शो नहीं किया गया मणिपुर में हिंसा का? दूसरा, और अगर ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, माननीय मंत्री जी के हिसाब से आज मणिपुर की हालत अच्छी हो चुकी है, तो प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में बोलते भी नहीं है, ना दौरा करे। क्यों? क्योंकि सरकार सच बताने से डरती है जनाब। उत्तर मिलेंगे, डरती है साहब, उत्तर मिलेंगे। शांत रहिए, माननीय मंत्री जी उत्तर दीजिए। जी, तो जैसे कि सभासद जी ने कहा कि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दा है, तो सबसे पहले तो शायद इनका ज्ञान कुछ अधूरा है। मणिपुर में जो हिंसा हुई वो मैताई और कुकी समाजों के बहुत पुराने एक झगड़े की वजह से हुई, तो वो पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, वो उनके जातियों के बीच का भेद है। और दूसरी बात, अगर हम औरों की तरह अधूरे ज्ञान पर बोला नहीं करते, हम हर चीज के बारे में पहले पूरी जानकारी। माननीय सदस्य, क्या विरोधी पक्ष सुनने की हालत में नहीं है या शांत उत्तर से डर रहा है? माननीय सदस्य बोलने दीजिए। जी, तो जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में कुछ कहा नहीं, तो शायद आप अखबार नहीं पढ़ते। प्रधानमंत्री जी ने ना सही पर हम में से बहुत लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है और इस पर चर्चा भी की है। प्रधानमंत्री जी ने इस पर अभी तक विधान इसलिए नहीं दिया क्योंकि इस बात पर पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जब इसके बारे में हमारे पास पूरी जानकारी होगी तब प्रधानमंत्री जी जरूर बोलेंगे। और दूसरी बात, इसको मीडिया के सामने क्यों नहीं उठाया गया? मीडिया के सामने इसलिए नहीं उठाया गया क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट सिचुएशन को वर्स
नागरिकों को परेशानी होती और हमें सबसे जरूरी हमारे नागरिकों की सुरक्षा है। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, शांत रहिए। माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुनिए। माननीय सदस्य, आप एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनिए। पहले आप मेरी बात सुनिए। आपने माननीय सदस्य, आप सरकार जो मणिपुर के लिए कर रही है, मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र में जालना डिस्ट्रिक्ट में प्रश्न जो क्रमांक लाठीचार्ज किए उस पे कुछ बोलिए। प्रश्न क्रमांक 103 श्रीमती अदिति देवीकर। Thank you, Speaker, sir. We all know that population of India has reached to top spot in entire world recently. Shouldn't it be concern of the ruling government to at least implement some policies that would lead to population control? The country's population growth puts pressure to resources and services, leading to environmental degradation, poverty and inequality. Thank you. Honorable Minister of Health and Family Welfare. माननीय महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि भारत सरकार ने फैमिली प्लानिंग एंड वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसमें छोटा परिवार सुखी परिवार, आई रिपीट, छोटा परिवार सुखी परिवार का संदेश पूरे देश में फैलाया जा रहा है। लगभग सभी गांव में वॉलंटियर्स और सोशल वर्कर्स की सहायता से इस प्रोग्राम की जानकारी पूरे देश में फैलाई जा रही है। महोदय, मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगी कि सरकार ने मैरिज एज पर रेस्ट्रिक्शंस लागू किए गए हैं। जहां पहले 18 साल हुआ करती थी, अब उसे बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया है। तथा इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बेरोजगारों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज, शिक्षा प्रदान करना और गरीबी हटाना, जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लिटरेसी रेट बढ़ेगा और भारत में बर्थ रेट एंड पॉपुलेशन कम करने में मदद होगी। धन्यवाद। क्या आप जवाब से संतुष्ट हैं? No, Honorable Speaker. This doesn't answer my question completely. What the government was supposed to do is manage the growth by implementing some specific policies. As government of China imposed one-child policy in the past to control their population, has the government has taken any such kinds of decisions? Imposing extra taxes on the couples with second child can rapidly control the growth and prevent the failure of such policies. Thank you. Honorable Minister. I can clearly see that some of my points have been neglected, such as population education, awareness program, extended legal age of marriage and creations of job opportunities. And now you wanted to discuss about China's policy. पर आपको क्या ये बात पता है महोदय, that China has miserably failed to implement this policy and they have removed this policy in the year 2016 itself. And still you are willing to discuss this policy here. And don't you think asking extra taxes will be little too harsh, since we have to be considerate about the citizens of our nation? After any hasty decision taken might lead to the conflict. But whatever your thoughts are, we will take into consideration and think about it. Thank you. About the policy, I would like to correct you. Starting January 1, 2016, all Chinese couples are allowed to have 2 children. So they are modifying the policies as and when needed. Thank you. I will answer later. प्रश्न क्रमांक 104 श्री आदर्श पाटिल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आपने मुझे सदन में शांति रखिए। तो मैं सबसे पहले मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर से ये पूछना चाहता हूँ कि वो अपने कीमती समय में से कुछ वक्त निकाल के मेरे सवाल का जवाब दे। सबसे पहला मेरा सवाल है कि हाल ही में जो G23 समिट अपने इंडिया में लिया गया, वो इतने बड़े पैमाने पर लिया गया, जिसमें बड़े बड़े यूरोपियन स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जापान से लेकर एशिया सभी देशों में उसमें आए थे। तो उसमें मिनिस्ट्रीज, पॉलिसीज, बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर आए थे। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि इससे हमारे इंडिया को ऐसा क्या फ़ायदा हुआ कि जो इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर उसे लिया। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कि जैसे हम सभी को पता है कि इसरो मतलब भारतीय अवकाश संशोधन कार्य प्रणाली जो अपने आप में एक खास बात है, जो अपने यूनिक मिशन के लिए जाना जाता है, तो उसे हम 7 बजट क्यों नहीं दे पा रहे भाई अभी तक? जैसे कि हमें इस साल के लिए 12,543 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कि बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। बाकी देश कोई ऐसे बजट तय नहीं करती, आप सिर्फ बनाओ, उसके बाद हम आपको बजट प्रोवाइड करेंगे। अगर एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर हम इतने कम बजट में इतना कुछ कर सकते हैं, तो सोचिए अगर हमें थोड़ा सा बजट और मिल जाए तो हम क्या नहीं कर सकते। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स।
प्रश्न के लिए धन्यवाद माननीय महोदय। सभापति जी, मुद्दे पर आने के पहले मैं जरूर बताना चाहूंगी कि G20 क्या है। G20 दैट इज ग्रुप ऑफ 20, यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन करने की भूमिका निभाता है। यह G20 सम्मेलन इस वर्ष हमारे देश भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सभापति जी, इसे आयोजित करने के पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था, मैं ये भी बताना चाहूँगी। फर्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक लीडरशिप। India aims to assert itself as a major player in the global economy. By hosting the G20 summit, it can demonstrate its capacity to economic leadership and its commitment to responsible economic policies. Here is my second point, that is technological collaborations. India with its thriving tech sector can use the platform to forge collaborations and partnerships in technology and innovations, potentially leading to knowledge sharing and technological advancements. That is, next comes with our third point, that is cultural exchange and soft power. Hosting the G20 summit offers an opportunity for India to showcase its rich cultural heritage, tradition and the hospitality by spreading a message of Vasudhaiva Kutumbakam, which means one earth, one family. Also, the thought of Bharat, Atiti Devo Bhava, अर्थात घर पे आए हुए मेहमान भगवान का रूप होते हैं। Here is my fourth point, addressing critical global issues. India can use the summit to advocate for its priorities such as climate change, sustainable development and global issues. In conclusion, hosting the G20 summit in 2023 provides India with a unique and influential platform to promote its economic and diplomatic interests on the global stage. It allows India to shape discussions, strengthen international relationships and further its position as a key player in the world economy. Thank you. Any counters? नो सर। माननीय महोदय, मैं इस पर कुछ बोलना चाहूँ। जी। जैसे कि हमारी मंत्री जी ने बोला कि हमारा एक एजेंडा है G20 की वजह से हमें ग्लोबल इन्फ्लुएंस तो इंडिया का हमेशा से था, कोई बात ही नहीं है इसमें। 1947 से हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, इसमें कोई दोहराई नहीं। लेकिन अगर G20 समिट से हमारा ग्लोबल इन्फ्लुएंस हुआ है तो मुझे ये आप बताइए महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वो बताएं LAC पर जो कई महीनों से चीनी हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को, हमारे जवानों को परेशान कर रहे हैं, वहां पे इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। आप किसी भी न्यूज़पेपर को उठा के देख लीजिए, किसी भी आर्टिकल, किसी भी रिपोर्ट को उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाए कि उन्होंने वहां कितने उधम मचा रखी है। उन्होंने हेलीपैड्स बना लिए, रोडवेज बना लिए, एयरपोर्ट्स तक बना लिए, उन्होंने अपने मिलिट्री बेसेस बना लिए, कनेक्टिविटी कर ली। अरुणाचल प्रदेश और LAC के कई आसपास के गाँव से उन्होंने रोड कनेक्टिविटी भी कर ली है। इस पर हमारा मंत्रालय क्यों शांत है? अभी रिसेंट की बात है, चीनियों ने अपना एक ऑफिशियल मैप रिलीज किया, चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को अक्साई चीन बताया है। अब मुझे बताइए ये कितना इंपॉर्टेंट इशू है, इस पर कोई क्यों नहीं बोलता? अब कोई दूसरा देश हमारे इतने बड़े स्टेट को, एक दो गांव की बात नहीं है, पूरे अरुणाचल प्रदेश को अक्साई चीन बोल के अपना टेरिटरी बता दे रहा है और ऑफिशियल मैप रिलीज कर रहा है। ये कहां तक सही है महोदय? और मैं दूसरे पॉइंट पर आना चाहूंगा, जब ये बोलते हैं अपना नारा कि वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली। जी बिल्कुल, ये हमारा धर्म है, हमारा कल्चर है भारत का, हम इसको मानते हैं। लेकिन सरकार इसको इंप्लीमेंट कब करेगी? अभी हमारे हाल ही में G20 समिट हुए मुंबई, दिल्ली और नागपुर में। हमने वहां एक चीज पाई, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ जो बैठा है उन्होंने नोटिस किया होगा कि जो मेन रास्ते थे, जो रूट्स थे जहाँ से बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स बाकी देशों के आने वाले थे, वो रूट्स पर जितनी स्लम्स थी उनको स्लम्स नहीं हो, आपको कोई अधिकार नहीं हो तो स्लम्स कहने का। मोस्ट क्राउडेड एरिया है वो। माननीय मंत्री जी, आप देखिए आप जो मंत्री जी, देखिए जो सरकार ये बोलती है कि किसी को स्लम या अपना घर बनाने का अधिकार नहीं है, वो लोग इनको चुन के ला रहे हैं और ये लोग उनका भरोसा तोड़ रहे हैं। वो स्लम्स, मैं माननीय महोदय, मैं इसी मुद्दे पर आऊंगा, वो स्लम्स है, वो गरीब हमारी जनता है, वो बिलो पॉवर्टी लीग है, तो क्या हमारे परिवार के लोग नहीं है? हम हमारी लोगों से शर्मा रहे हैं? हमने
नेशन वन फैमिली का ही नारा अभी तक पूरा नहीं किया है माननीय महोदय। आप मुद्दे पे आइए जल्दी। जी, मुद्दा यही है कि हम वन नेशन वन फैमिली का ही टॉपिक अभी तक हम उस पर ही काम नहीं कर पाए। हम हमारे लोगों से शर्मा रहे और हमारे लोगों के घरों को ढक रहे हैं, लोगों को रास्ते पर से उठा के। एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। नागपुर में एक वृद्ध औरत थी जो कि पेड़ के नीचे विश्राम कर रही थी। आप देख लीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। उसको म्युनिसिपालिटी उठा के ले जाती है और जो कैंप्स बने हुए थे G20 के लिए वहां पर ले जाके रख देती है, ये समझ के कि वो कोई होमलेस पर्सन थी या फिर वो जो रास्ते पर रहते वैसे लोग थी। अगर वो बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया को स्पष्टीकरण देती है कि मैं मेरे पोती के घर जा रही थी और मुझे इस तरीके से उठा के ले जाया गया, बताइए ये कहां तक सही है? ये ह्यूमन राइट्स इन्फिल्ट्रेशन है सर। मैं माननीय मंत्री जी से इस पर स्पष्टीकरण चाहूंगा। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद जी के इस प्रश्न का जवाब मैं देना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि G20 क्या है, इसका महत्व और स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। तो G20 यानी द ग्रुप ऑफ 20, जिसमें विश्व के 20 आर्थिक रूप से मजबूत देश जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सऊदी अरेबिया, भारत इत्यादि देशों का समावेश है। G20 यह एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है और यह समिट इस बार भारत ने बहुत बेहतरीन तरीके से होस्ट किया है। ये जितने भी 20 देशों के प्रतिनिधि भारत में अभी आए थे, सिर्फ उनका नहीं तो पूरे विश्व का कहना है। और जिस तरीके से हमने यह समिट को होस्ट किया है, हमने हर एक भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा किया है। अभी आपका जो कहना है वन अर्थ वन फैमिली से पहले वन नेशन वन फैमिली किया जाए, तो सांसद जी हम हमारे देश को माँ मानते हैं और इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को हम हमारा भाई और बहन मानते हैं। तो ये प्रश्न तो आपने उठाना ही नहीं चाहिए। और अगर आपको गरीबी की इतनी ही चिंता है तो हमारे साथ देश की गरीबी कैसे हटाई जाए, इस बात पर चर्चा कीजिए। और आप जब सत्ता में थे तो आपने भी अपने समय में कुछ अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होस्ट किए थे और आपने भी इसी तरह पूरे शहर को ढक दिया था। अब आपका ऐसे ढकने का कारण क्या था, ये तो कभी आपने क्लियर नहीं किया, पर मैं आपको हमारा कारण बता दूं। तो इस समिट के दौरान 20 देशों के प्रतिनिधि हमारे देश में आए थे और उनके सुरक्षा का जिम्मा हमारा था। तो उनकी सुरक्षा के लिए कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स थे, जिनमें सिर्फ उन्हीं ठिकानों को झांका गया था जहां से हमारे सभी अतिथियों का आना जाना था। हमने ऐसे भी सभी इलाकों को झांका था जहां से कोई स्नाइपर भी घात लगाकर बैठ सकता था। आशा करता हूं माननीय सभासद को उनके प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। माननीय महोदय, मैं एक सवाल पूछूंगा, सिर्फ एक, कि एक पतली सी हरी कलर की नेट कौन से स्नाइपर की गोली को रोक सकती है सर? ये किस तरीके की सिक्योरिटी है? और किसकी सिक्योरिटी के लिए उनके लोग भी थे, हमारी सेना भी तैनात थी, लेकिन लोगों के घरों को ढकना, वो भी एक पतली नेट से, इसका मेरे ख्याल से ये कोई सही जवाब नहीं है। ये तो सिर्फ एक अपनी जिम्मेदारी से हाथ धोना है, बाकी कुछ नहीं। और अगर सभासद जी आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि हमने न्यू दिल्ली पूरा जितने भी होटल्स वगैरह थे सब पूरा जितना भी G20 के दौरान वो सब क्लियर किया था। न्यू दिल्ली में कुछ भी हमने पूरे होटल बुकिंग्स और जितने भी जहाँ पे भी टूरिस्ट रह सकते थे हमने सब खाली किया था, क्योंकि हमें सुरक्षा की जिम्मेदारी थी 20 देशों के प्रतिनिधियों की। मगर हम तो इस नहीं मेरा माननीय महोदय बस मैं एक सवाल करना चाहूंगा। मेरा प्रश्न सिक्योरिटी पे था ही नहीं, मेरा प्रश्न तो ये था कि वो नेट क्यों लगाई गई और हमारे लोगों को छुपाया क्यों गया? वो सिक्योरिटी क्या वो सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी भी तो मैंने पूछा ही नहीं। सिक्योरिटी ठीक है की होगी, हर देश करता है, वो नेट क्या सिक्योरिटी का पार्ट थी? नहीं। तो फिर माननीय महोदय अपनी गलती मान लीजिए और सदन को आगे बढ़ाइए। शांत रहिए। देखिए, माना कि स्नाइपर की गोली को नेट नहीं रोक सकती, पर जो गोली चलाने वाला है उसकी दृष्टि को तो रोक सकती है। और दूसरा, लेट मी कंप्लीट नाउ सर। आपका पहला सवाल था चीन के बारे में, तो सबसे पहली बात, कागज पर लकीर खींच देने से कोई हिस्सा उनका नहीं हो जाता। और दूसरी बात, बहुत सालों पहले किसी ने कहा था हिंदी चीनी भाई भाई, वो भाई भाई का नाता हम आज भी निभा रहे हैं, उसी का ये परिणाम है। और एक बात,
भारत की संस्कृति है, एक बार किसी से नाता जोड़ लिया तो उसे उम्र भर निभाते हैं। हम नाता निभा रहे हैं, बड़ी बहन का फर्ज भारत माँ निभा रही है। जब उन्हें जरूरत पड़ती है हम मदद भी करते हैं, पर जब वो हमें सताएंगे, हमें परेशान करेंगे तो उनका कान मरोड़कर उनको सीधा भी करेंगे। मुझे माननीय महोदय अभी शांत रहिए। किसी कवि ने बहुत खूबसूरत कहा है कि ये चीनी हमसे क्या टकराएंगे, अरे चीनी को तो हम चाय में घोल घोल पी जाएंगे। माननीय महोदय, बस जी मैं एक पूछना चाहूंगा बस कि सांसद, अगर किसी दिन पाकिस्तान भी दिल्ली उनके मैप में अपना बता दे तो शायद ये हमारे देश के लिए खतरा होगा कि अगर उसको भी मंत्री जी अगर यही बोल के निगलेक्ट कर देगी ये, तो क्या कागज पे एक लाइन बना रहे हैं, किसी दिन ये लोग दिल्ली भी बता देंगे, किसी दिन ये लोग जम्मू भी बता देंगे। से नहीं लोगों से बनता है। आप मंत्री जी आप बैठिए, आपको टाइम मुझे उत्तर देने का मौका देना चाहिए। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, प्लीज आंसर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, और प्रश्न के लिए भी धन्यवाद। इनका सवाल था कि स्पेस प्रोग्राम के लिए सेपरेट बजट क्यों नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगी कि आप पहले अभ्यास करके आइए और फिर बोलिए, क्योंकि भारत का सेपरेट बजट 12,500 करोड़ रुपए हमने दे दिया है स्पेस प्रोग्राम के लिए इन द यूनियन ऑफ बजट 23-24। तो और मैं इस बात पर गौर करना चाहूंगी कि यही स्पेस प्रोग्राम बजट जो 2014 के पहले, मतलब जब हमारी सरकार नहीं थी, तब वो बस था 3,300 करोड़। यू कैन सी द डिफरेंस हियर। हाँ, मैं मानती हूँ भारत का अंतरिक्ष बजट ये कंपैरेटिवली कम है, पर मेरे हिसाब से ये संतोषजनक है। क्यों? क्योंकि हाँ, हम यूएस के बजट हमसे ज़्यादा है, क्योंकि भारत हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है और यूएस ही ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री है। फिलहाल तो बाकी प्रायोरिटीज़ भी है हमारे भारत की, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी निर्मूलन और एजुकेशन एंड मैनी मोर। और भारत का स्पेस प्रोग्राम यह बाकी के स्पेस प्रोग्राम से भी संलग्न है, जैसे कि डेवलपमेंट प्रोग्राम स्पेस एक्सप्लोरेशन तक सीमित नहीं है हमारा, इसका टेलीकम्युनिकेशन, नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट इससे भी संबंध है, क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें भी है ना। तथा हमारा स्पेस प्रोग्राम हमारे कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया मार्स ऑर्बिटर मिशन कॉस्ट ओनली 74 million, while the US Mars Curiosity mission cost about 2.5 billion. You can see the difference here also. और एक पॉइंट, अवर भारत हैज डेवलप इट्स ओन इंडिजियस टेक्नोलॉजीज एंड स्किल्ड इंजीनियर्स का सागर है हमारे भारत के पास। और अभी देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि जिनके पास है जुगाड़ उसका ही है इलाज। बट स्टिल वी आर थिंकिंग ऑन बजट फॉर स्पेस प्रोग्राम फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट इन दिस सेक्टर वेरी सून, बट वी विल एंड मैं कहना चाहूँगी कि फिलहाल हम तो अंतरिक्ष के विभाग में बाकी कुछ देशों से तो बेस्ट ही चल रहे हैं। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज इसी खराब बजट ने भारत देश को नैतिक रूप से संकीर्ण, चारित्रिक तौर पर भ्रष्ट, मानसिक तौर पर दिवालिया, धार्मिक तौर पर अंधा, राजनीतिक तौर पर गंदा, स्वैच्छिक मान मूल्यों के सन्न बटे सन्नाटों के आंकड़ों में लटका शटका, जीर्ण शीर्ण प्रबंध में अखंड भारत को खंड खंड करने का कार्य किया है। और रूलिंग बस अपनी नाकामयाबी को छुपाने का प्रयत्न कर रही है और कुछ भी नहीं। जी, तो इसका उत्तर मैं देना चाहूंगी कि रामायण में एक बहुत माननीय मंत्री जी, आप बैठ जाइए प्लीज। क्या विपक्ष संतुष्ट है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर के उत्तरों से? नहीं, मैं इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ। इन्होंने शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की, पर एंड में इन्होंने भारत को सिर्फ यूएस के साथ कंपेयर कर दिया। तो मैं इनसे बोलना चाहूँगा कि इन्होंने अपने क्वेश्चन में बोला है कि इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन की कीमत जो थी वो $74 million थी। सही बात है। और यूएस के जो क्यूरियोसिटी है, पता नहीं है क्यूरियोसिटी वर्ड बीच में क्यों यूज़ किया इन्होंने, क्यूरियोसिटी रोवर मिशन जो है उसकी कीमत $2.5 billion थी। ये भी इनकी बात सही है, पर अगर आप दोनों मिशन का टाइप देखिए तो ये पूरा एक दूसरे अलग है। जैसे हमारी इंडिया ने जो मंगलयान का प्रयास किया था उसमें इंडिया ने सिर्फ मार्स को ऑर्बिट किया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ मार्स के गोल चक्कर लगाए थे, और यूएस ने मार्स को गोल ऑर्बिट भी किया और उन्होंने अपना रोवर भी मार्स की ज़मीन पर उतारा। तो इससे यूएस बिकेम फर्स्ट कंट्री हु लैंड ऑन अ मार्स विद अ रोवर। उसके बाद अगर आप देखें इन दोनों मिशन की कॉस्ट एक दूसरे अलग ही होते पे आइए, हाँ अलग ही होगी। तो मैं बोलना चाहूँगा, इन्होंने जैसे इंडिया को यूएस के साथ कंपेयर किया है, अगर ये यूएस को रशिया के साथ कंपेयर करते थे तो मेरे पास कोई स्कोप नहीं था इनको काउंटर करने का।
और सेकंड थिंग है कि इन्होंने कुछ बोला है कि हम कुछ मुद्दे उठाएंगे इंडिया के बजट के लिए, पता नहीं कब, कैसे और कितने दिन में उठाएंगे। और मैं बस एक लास्ट वर्ड बोलना चाहूँगा, ये बोलते हैं कि हमारे पास बजट है, एक लास्ट मंत्री जी को प्रश्न समझ आ गया, एक लास्ट बैठ जाइए, लास्ट पॉइंट में बस कंक्लूड जी। करना चाहूँगा। बैठ जाइए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर, ठीक है, आपने निकाला ऑर्बिटर और रोवर का टॉपिक, उसका ठीक है, पर अबाउट द बजट, सी द बजट वी हैव गिवन आई बिलीव इज मोर देन सफिशिएंट, और हमारी जनता को भी वही लगता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जनाब, फिलहाल तो हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में अव्वल है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा नेशन फर्स्ट नेशन टू रीच मार्शियन ऑर्बिट, फिर फर्स्ट कंट्री टू लैंड नियर साउथ पोल ऑफ द मून एंड मेनी मोर सक्सेसफुल मिशंस टू। और रही बात कंपैरिजन की, तो चाइना के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो आप? चाइना को तो हमें पता है, चले तो चांद तक वरना गली मोहल्ले तक। पर मैंने चाइना का उल्लेख ही नहीं किया मैंने उत्तर में अपने। धन्यवाद, लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट। और आप रशिया के साथ कंपैरिजन में देख रहे हैं, तो रशिया इज नाउ स्टेडीली फेडिंग अवे एज स्पेस सुपर पावर्स। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है, फिलहाल तो हम श्रेष्ठ है, अभी तो चांद पे है अपुई। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 105 श्री आनंद इंगोले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय वित्त मंत्री जी सदन को बताए कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है, क्योंकि हमारे देश की जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेट लगातार कम होता जा रहा है। तो क्या सरकार की नीतियाँ इस मंदी के लिए जिम्मेदार रही? सरकार इस संकट से निपटने के लिए क्या उपाय कर रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। जी धन्यवाद महोदय। मैं बताना चाहूंगी कि भारत की अर्थव्यवस्था यह जग में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और ये भी स्पष्ट कर दूं कि भारत मंदी की चपेट में नहीं है और नहीं था। हाँ, कोविड के वक्त जीडीपी जरूर कम हो गई थी, पर वी आर स्टेबल एंड जीडीपी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग स्टेडीली। तो भारतीय रिजर्व बैंक के चालू वित्त वर्ष के लिए 7.2% विकास दर और 5.4% महंगाई की भविष्यवाणी की है, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें हैं, जिसका असर महंगाई पर पड़ा है। इस साल फरवरी के रेपो रिपोर्ट को 6.5% पर बरकरार रखने के आरबीआई के फैसले से महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। और फिर रही बात जीडीपी और मंदी की, तो मंदी में नहीं है हमारा भारत, क्योंकि इसकी जीडीपी अभी लगभग 7.8% है एंड वी आर स्टिल वर्किंग ऑन इट। क्योंकि क्या है ना, कुछ तो फूल खिलाए हमने, कुछ फूल खिलाने हैं, मुश्किल है बाग में अब तक, क्योंकि कांटे कई पुराने हैं, कांटे कई पुराने हैं, यू नो पुराने कांटे। तो अभी यह बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि इधर 2014 से पहले जब हमारी सरकार सत्ता पर नहीं थी, तब जीडीपी का ग्रोथ रेट बस 3 से 6 के दर में खेल रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों में यही जीडीपी का रेट 6 से 8 के इसमें खेल रहा है। तो फर्क देख रही है जनाब। तो हम अभी अनेक योजना और उपाय कर भी रहे हैं। फिलहाल तो हमारी इकोनॉमी और मजबूत बनाने की कोशिश हमें जारी है और जारी रहेगी, एंड वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी विल बी सक्सेसफुल। थैंक यू। प्रश्न क्रमांक 106 श्रीमती आकांक्षा देशमुख। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं वित्त मंत्रालय से अनुरोध करूंगी कि वे सदन को बताएं, इस साल सरकार द्वारा घोषित किए गए बजट में युवा सशक्तिकरण स्कीम के अंतर्गत अब तक कितने युवाओं को उनके पैसे मिले और कितने प्रपोजल को अनुमति मिली और कितनों को सब्सिडी मिली। युवाओं की स्थिति दर्शाते हुए किसी ने क्या खूब कहा है, क्या सितम है बता भी नहीं सकते, आंखों तक आंसू की तरह आ भी नहीं सकते। क्या सितम है बता भी नहीं सकते, आंखों तक आंसू की तरह आ भी नहीं सकते। ऐसे तो एक आंसू बहाकर ले जाए हम, ऐसे तो एक आंसू बहाकर ले जाए हम, हमें ऐसा कोई तूफान हिला भी नहीं सकता, हमें ऐसा कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। और अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय से भी अनुरोध करूंगी कि वे सदन के सामने रखें, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने जो सोलर वाटर पंप की योजना शुरू की थी, उस योजना के अंतर्गत अब तक कितने किसानों को लाभ मिला है और सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिले, इसलिए सरकार क्या कर रही है। माननीय वित्त मंत्री जी। जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। तो देखिए, बात आई है हमारे युवाओं की। अभी तो भारत यह स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे युवाओं का देश है। लाजिम सी बात है, देश का युवा ही देश का भविष्य है।
Youth of our Bharat is obviously the most dynamic and vibrant segment of population of our India. तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि महोदय हमने इनके लिए विभिन्न योजनाएं और सब्सिडीज भी लाई है। पर उससे पहले लेट मी टेल यू द बजट फॉर यूथ एम्पावरमेंट इन बजट ऑफ 23-24 इज 3,597 करोड़, which is the highest ever budget allocation since 2010. Since 2010, I repeat. So, the schemes are Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0. In this, lakhs of youth will be skilled in industry-relevant courses like IoT, robotics, mechatronics, and etc. Then there's National Apprenticeship Promotion Scheme. This will provide a handsome stipend to 47 lakhs of youth and provide on-the-job training also. Then I got Karma Yogi. Then there are startups and etc. Also, in addition to these specific schemes, the Indian government is also investing in healthcare and other sectors which are important to our youth. इसी के साथ साथ कई इनिशिएटिव्स भी हैं, जैसे कि लॉन्चिंग ऑफ स्किल इंडिया मिशन, देन लॉन्चिंग स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, देन लॉन्चिंग प्रधानमंत्री युवक योजना, तथा हम शैक्षणिक क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहे हैं जिससे अधिकाधिक युवा शिक्षित हो। Moreover, these various schemes and initiatives are aimed at skilling, educating and empowering our youth of nation. हम हमारे युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और रहेंगे। धन्यवाद। माननीय कृषि मंत्री जी। प्रश्न के लिए धन्यवाद। माननीय महोदय, खेतों में सिंचाई से उपयुक्त व्यवस्था होने पर किसान न केवल समय पर सिंचाई कर पैदावार बढ़ा सकते हैं, वहीं वर्ष भर में एक से अधिक फसलें भी लगा सकते हैं। सोलर पंप की महत्वता को देखते हुए राजस्थान सरकार राज्य ने किसानों को हायर सब्सिडीज भी प्रोवाइड की गई है। राजस्थान और ऊर्जा पंप की मामले में देश पहले पायदान पर है। इस योजना के तहत सरकार सिंचाई परियोजना के लिए 3 HP से 10 HP क्षमता तक के सतही और सबमर्सिबल पंपों की स्थापना पर 75% की सब्सिडीज भी दे रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य ऊर्जा पंप की शक्ति को उपयोग कर टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। राज्य में सौर ऊर्जा पंपों की परियोजना के तहत महोदय पिछले 4 वर्षों में 97,697 किसानों को संयंत्र स्थापित करने के लिए 982 करोड़ 95 लाख रुपयों का अनुदान दिया गया है। राजस्थान राज्य के किसानों को योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। भारत में अब तक 97,000 से भी ज़्यादा पंप स्थापित हुए हैं। हमारा लक्ष्य भारत के सभी किसानों को पानी का आश्वासन और सुरक्षा प्रदान करना है। धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 107। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया सोलर पंप की योजना सांसद आप बैठ जाइए। किस तरह, नहीं सर काउंटर है मेरा, किस तरह इस योजना सांसद आप बैठ जाइए। किस तरह माननीय सांसद आप बैठ। प्रश्न क्रमांक 107 श्री चंद्रकांत घाटे। अध्यक्ष महोदय, तुमचे खूप खूप आभार, तुम्ही मला इथे बोलण्याची संधी दिली। अध्यक्ष महोदय, मी मानव संसाधन विकास मंत्रींना प्रश्न करतो। अध्यक्ष महोदय, जवाहर नवोदय विद्यालयाच्या शिक्षक आणि बाकी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती 2004च्या अगोदर झालेली आहे। त्यांना फॅमिली पेन्शन मिळत आहे की नाही? जर फॅमिली पेन्शन मिळत नसेल तर ती का मिळत नाहीये? अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रींनी हे पण सांगावे की ज्यांनी त्यांच्या मागण्याच्या समर्थनात जे उपोषण केले होते त्या 2014 मध्ये नवोदय विद्यालयाचे शिक्षक आणि बाकी कर्मचाऱ्यांनी जे उपोषण केले होते त्यांच्या मागण्यावर सरकार काय कार्यवाही करत आहे? आणि अध्यक्ष महोदय, माझा दुसरा प्रश्न गृहमंत्र्यांना असेल की, आणि त्याच्या अगोदर मी काही सांगू इच्छितो, जिथे महिलांना शिक्षण घेण्यासाठी पहिलं पाऊल टाकलं ते म्हणजे माता सावित्रीबाई फुले, जिथे मातीतल्या सुपुत्रांनी संविधान लिहून महिलांना समान अधिकार दिला ते म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, जिथे महिलांवर अत्याचार होण्यापासून रोखण्यासाठी शिवबा घडवला ते म्हणजे मा जिजाऊ साहेब। हो, मी त्याच पवित्र भूमीची गोष्ट करत आहे अध्यक्ष महोदय। छत्रपती शिवाजी महाराजांची जन्मभूमी म्हणजेच महाराष्ट्राची गोष्ट करत आहे अध्यक्ष महोदय।
अध्यक्ष महोदय, हे सांगण्यामागचं कारण म्हणजे आजच्या काळात हत्याकांड, मुलींवर अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहे. याच भूमीत महिलांवर वाईट नजरेने कोणी वर कोण पाहण्याची हिंमत करत नव्हतं. त्याच भूमीत अशा लाजिरवाणी घटना कशा घडतात? अध्यक्ष महोदय, काही दिवसांपूर्वीची गोष्ट आहे. महाराष्ट्रामध्ये पुणे जिल्ह्यात एक मुलगी तिच्या कामानिमित्त रस्त्याने जात होती. तिच्या मागे एक नराधम येऊन तिचा पाठलाग करतो आणि तिच्यावर कोयत्याने वार करतो, तिचा जीव घेण्याचा प्रयत्न करतो. एवढी हिंमत त्याच्यामध्ये कशी येते? आणि हे घटना दिवसा ढवळ्या कशा घडतात याच्यावर गृहमंत्री का बोलत नाही? अध्यक्ष महोदय, मी फक्त पुणे जिल्ह्याचं किंवा महाराष्ट्राचं बोलत नाही, मी पूर्ण देशाचं बोलत आहे. या खास करून म्हणजे राजस्थान, त्यानंतर दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश अशा कित्येक राज्य आहेत. अध्यक्ष महोदय, भारतात दरवर्षी 32,033 महिलांवर अत्याचार होतात आणि होत आहेत. हे मी माझ्या मनानं सांगत नाही गृहमंत्रीजी, हे NCRBच्या रिपोर्ट नुसार बोलत आहे. एका दिवशी 88 बलात्काराच्या केसेस होतात, त्यावर गृहमंत्री का बोलत नाही? अध्यक्ष महोदय, फक्त 2023 मध्ये 431 अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाले, अत्याचार झाले. तर अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न असा आहे की गृहमंत्र्यांनी सांगावे की तर 1-2 वर्षांमध्ये अशा किती घटना झाल्या ज्यावर तुम्ही जातीपूर्वक लक्ष देऊन ते घटना सॉल्व्ह केल्या? दुसरा प्रश्न असा आहे की बलात्कार, अत्याचार, हत्याकांड करणाऱ्यावर, त्या नराधमावर सरकार काय कारवाई करत आहे? का त्यांनाही 2 ते 3 महिने जेल देऊन सोडून देत आहे? माझा तिसरा प्रश्न असा आहे की सरकारने त्यांच्यासाठी कोणते नवीन कायदे लागू केलेले आहे? अध्यक्ष महोदय, जर गृहमंत्री म्हणत असतील तर आम्ही नवीन कठोर कायदे तैयार केले आहेत. सिर्फ 2 मिनिट लेना चाहता हूं, अध्यक्ष जी माफ कीजिएगा. अध्यक्ष महोदय, जर गृहमंत्री म्हणत असतील की सिर्फ एक ही क्वेश्चन है गृहमंत्री जी. अध्यक्ष महोदय, गृहमंत्र्यांना एकच प्रश्न आहे. अध्यक्ष महोदय, जर गृहमंत्रीजी म्हणत असतील त्यांच्यासाठी नवीन कायदे तयार केले तर त्या कायद्याची किती अंमलबजावणी तुम्ही केली? 2023 मध्ये 431 वर तुम्ही किती? धन्यवाद अध्यक्ष. माननीय मानव संसाधन मंत्री जी. माननीय महोदय, सरकार ने 1 अप्रैल 2009 या उसके बाद शामिल होने वाले NBS के सभी नियमित कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की शुरुआत को मंजूरी दे दी है. वे कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2009 या उससे पहले नियमित आधार पर नवोदय विद्यालय समिति में शामिल हुए थे, जिनमें वर्ष 2004 से पहले नियुक्त लोग भी शामिल हैं. सभापति महोदय, उन कर्मचारियों के पास या तो मौजूदा प्रोविडेंट फंड स्कीम या नई पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प होगा. माननीय गृहमंत्री जी, धन्यवाद. सबसे पहिले तो अशीच आमची आई असती, आम्ही देखील सुंदर झालो असतो, ही शिकवण देणाऱ्या जिजाबाईंच्या महाराष्ट्रातलीच मी मुलगी आहे. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. भारत की नारी स्वयं में शक्ति है, स्वयं में गौरी है और वक्त आने पर वो काली भी बन सकती है. वो नारायण की शक्ति नारायणी है पर चंडिका भी बन सकती है. और ऐसी नारी को न्याय दिलाने वाले आप और हम कौन होते हैं? यह उत्तर था एक नारी का. अब उत्तर सुनिए भारत की गृह मंत्री से. माननीय सभापति जी, भारत सरकार देश में हो रहे अपराधों से अनभिज्ञ नहीं है. हम इस मामले पर कई महत्वपूर्ण निर्णय ले चुके हैं और कई चीजों पर विचार मंथन चल भी रहा है. जैसे फिलहाल हम पुलिस दल के आधुनिकीकरण और सशक्तिकरण पर ध्यान दे रहे हैं. उसके साथ साथ फॉरेंसिक साइंस क्षमताएं भी विकसित की जा रही है. संगीन अपराधों की सुनवाइयां गतिमान की जा रही है. केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों से सहयोग की आशा करती है. और आपने राजस्थान और दिल्ली की बात की, वहाँ सरकार किसकी है, हमारी या आपकी? माननीय मंत्री जी ने शायद अपक्ष की बात आप पूरा जवाब जी मंत्री जी, आप पूरा कीजिए. हमें लोगों की सोच बदलनी होगी. अपराध और अपराधियों के विषय में उनका नजरिया बदला जा रहा है. लोगों को अपराध दर्ज करवाने से डरना नहीं है. न्याय व्यवस्था अपराधियों को उनकी किए की सजा जरूर देगी, क्योंकि ये भारत है, यहाँ का नियम है. भले ही 100 अपराधी छूट जाए
एक बेगुनाह के साथ अन्याय नहीं किया जाए। सरकार ने कई संगीन अपराधों के लिए नए कानून भी बनाए हैं। आशा हूं कि आप सुन रहे होंगे, नए कानून बनाए गए हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ एक्ट 2019, जिसके तहत बलात्कार और यौन शोषण करने वाले दुराचारियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और 12 वर्ष से कम उम्र की हमारी बहनों के साथ कुकर्म करने वाले को देहांत प्रायश्चित यानी फांसी की सजा सुनाई जाएगी। 2022 में सरकार ने साइबर सुरक्षा कार्यक्रम प्रक्षेपित किया, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधों के विरुद्ध जनता को स्वयं की सुरक्षा हेतु साधन उपलब्ध कराना था। इस कार्यक्रम के तहत ऐसे कई कदम उठाए गए हैं जो साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता निर्माण करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे देश की माताएं बहनें हमारा गौरव है, हमारा सम्मान है और उनके लिए 2021 में लेट मी कंप्लीट सर, प्लीज लेट मी कंप्लीट। आई रिक्वेस्ट सर, लेट मी कंप्लीट। 2021 में सरकार ने उत्तर तो सुन लीजिए, क्या उत्तरों से सरकार डरती है? लेट मी कंप्लीट सर, लेट मी कंप्लीट। आप अपने स्थान पर बैठे रहिए। लेट मी कंप्लीट। उनके लिए 2021 में सरकार ने सेफ सिटी प्रोग्राम लॉन्च किया। माननीय मंत्री जी जल्दी समाप्त कीजिए। जी, मुझे सिर्फ सदन के पास चाहिए, पाबंदी सिर्फ 2 मिनट चाहिए। सेफ सिटी प्रोग्राम लॉन्च किया, which includes the installation of CCTV cameras in public place, improving street lightings and creation of women friendly environment। 2021 में मिशन शक्ति प्रक्षेपित किया गया, जो नारी सशक्तिकरण का प्रेषक है, नारियों को उनकी असीमित क्षमताओं और का स्मरण कराने का माध्यम है। और एक बात जरूर याद दिलाना चाहूंगी कि न्याय देवता भी एक स्त्री है और इस देश में उस स्त्री पर कोई अन्याय नहीं किया जाएगा जो स्वयं न्याय करे। धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 108 श्री रजत हिवरकर। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मेरे प्रश्न की शुरुआत में मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ जो आपके टेबल पर रखी है। पहली तस्वीर उन लाखों लोगों की है जो शहर से अपने गांव वापस जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर है दिनहीन लोगों के झुंड की, कंगाल आदमी, गोद में बच्चा लिए औरत, छोटे बच्चे जो हर प्रमुख सड़क पर भीख मांगते हैं। इन लोगों ने गांव छोड़ा था क्योंकि वहां रोजगार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन शहरों में आकर भिखारी बन गए और भारत सरकार रोजगार देने की बात करती है। सभापति महोदय, मेरा प्रश्न श्रम और रोजगार मंत्रालय से है। वर्तमान में भारत में बेरोजगारी दर कितना है, उसे कम करने के लिए भारत सरकार क्या सोच रही है और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वे क्या करेगी ताकि देश में रोजगार बढ़े। धन्यवाद। माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं विपक्ष मंत्री द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इनका पहला प्रश्न है कि भारत में वर्तमान में बेरोजगारी दर कितना है। मैं बताना चाहूंगा, ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़े का संदर्भ देते हुए जुलाई 2023 तक भारत में कुल बेरोजगारी दर 7.95% है। सरकार इन परिस्थितियों से निपटने के लिए मेक इन इंडिया जैसे अभियान लेकर आई है, जिससे भारत सरकार विदेशी कंपनियों के लिए भारत एक फर्स्ट प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना रही है। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा पर देश की जीडीपी में भी ग्रोथ होगी। माननीय सभापति जी, इस अभियान को ध्यान में रखकर बजट 2022-23 में भारत सरकार ने पूरे 2 लाख करोड़ का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया है। इसी के अंडर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स के लिए सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव अनाउंस किए गए। सभापति जी, जहां दूसरी सरकारों ने तकरीबन 12 लाख करोड़ के घोटाले किए थे अपने 70 साल के काल विधि में, उसके पूर्ण विपरीत हमारी सरकार कई लाख करोड़ की स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रही है पब्लिक वेलफेयर के लिए और उन्हें इंप्लीमेंट भी कर रही है। देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन इकोसिस्टम बिल्ड करने के लिए नीति आयोग ने अटल टिंकरिंग लैब्स का निर्माण किया है, जहां से हमारे देश का युवा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग सीख सकता है। माननीय सभापति जी, मंत्री जी का तीसरा प्रश्न था कि सरकार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रही है। मैं बताना चाहता हूं, हमारी सरकार छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत स्मॉल बिजनेस ओनर्स को पूरे 10 लाख रुपए तक के लोन्स अलॉट किए जा रहे हैं और नो इंटरेस्ट लोन्स पूरे 50,000 रुपए तक अलॉट किए जा रहे हैं। मैं और एक बात जोड़ना चाहूँगा, सभापति महोदय, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है
49% लोग एग्रीकल्चर रिलेटेड कार्यों में व्यस्त है। इसी बात को ध्यान में रखकर सरकार पीएम किसान संपदा योजना लेकर आई है, जिससे न केवल किसानों का परंतु उन पर निर्भर 140 करोड़ भारतीयों का भी फायदा होगा। मैं अपेक्षा करता हूं मंत्री जी मेरे उत्तरों से सहमत होंगे। धन्यवाद सभापति जी। माननीय महोदय जी, इन्होंने एक बात कही कि 70 सालों में इतने घोटाले हुए, तो मेरे ख्याल से मैं ये कहना चाहूंगा कि 9 साल की भी बात जरा सी सोच ले। कई घोटाले हुए और एक दो लाइन में बोलना चाहूंगा। वो लाइनें कुछ ऐसी है कि क्या पता हादसा बनकर कब कुछ बाजार में आ जाए, क्या पता हादसा बनकर कब क्या बाजार में आ जाए, क्या पता कल जो ना हो वो अखबार में आ जाए, क्या पता हादसा बनकर कब कुछ बाजार में आ जाए, क्या पता कल जो हो ना वो अखबार में आ जाए। पढ़े लिखों की तो बहुत इज्जत होती है जनाब, बेइज्जती अनपढ़ों की मत कीजिए। पढ़ो लिखों की तो बहुत इज्जत होती है जनाब, बेइज्जत अनपढ़ों को न कीजिए, क्या पता कल कोई उठकर सरकार में आ जाए। प्रश्न कहाँ है? पहले आने दीजिए फिर बात कीजिए। सरकार में बैठे हैं वैसे लोग। कृपया सदन की गरिमा बनाए रखिए। सरकार में बैठे हैं। माननीय सांसद प्लीज। क्या विपक्ष उनके उत्तर से सहमत है? मैं सभापति महोदय, मैं प्रति प्रश्न पूछना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय, श्रम और रोजगार मंत्री जी ने कहा कि जुलाई 2023 तक कुल बेरोजगारी दर 7.95% है भारत में। इस स्थिति को बेहतर करने के लिए सरकार योजनाएं ला रही है। मैं श्रम और रोजगार मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने 70,000 युवाओं को प्रधानमंत्री नियुक्ति पत्र देने वाले थे। 44 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन भी किया था। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देश में से चुने गए युवाओं को विविध पदों पर नियुक्त किया जाएगा। जैसे युवाओं को रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के विविध उपक्रमों में नौकरियां मिलेंगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, उनमें से सिर्फ 40% युवाओं को नौकरी मिली है। अभी भी 60% युवा बेरोजगार है। मैं प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1.5 साल में 10 लाख युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, लेकिन अभी तक उन पर कोई भी कार्यान्वयन कर नहीं रही है। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। सबसे पहले 10 लाख नौकरियां कहाँ से आएंगी? मैं बताना चाहूंगा, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में कई पद खाली है। केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों और प्रशासनिक इकाइयों में 8,86,000 पद खाली है। अब सिर्फ ग्रुप सी की बात करें तो 2020 में 7,67,000 नौकरियां थी। इंडियन मिलिट्री में 96,000 पदों पर भर्ती होनी है, जो कि पैंडेमिक के कारण नहीं हो पाई थी। अगर हम इसे कुल मिलाकर जोड़े तो 10 लाख के आसपास नौकरियां निकल कर आती है और फरवरी 2024 तक सभी पदों पर नियुक्ति हो जाएंगी। धन्यवाद सभापति महोदय। प्रश्न क्रमांक 109 श्री गोपेश मुसळे। Thank you, Mr. Speaker, Excellencies, distinguished members of Lok Sabha. Jai Shri Ram. My question is to Defence Minister. When India is spending the 13.15%, means 5.93 lakh crores of its total budget on defence, still we are importing defence product from another countries. Nearly 59,000 crore rupees we have spent it to bring the combat jets from the another countries. When India is having the high-tech manufacturer like DRDO, why we are depending on the another countries for the defense products? My second question is on the scheme of Agniveer, scheme of recruitment. A man who goes the military training and has all military techniques, what will he do when he gets the retirement after the 4 years of service in the military? Isn't this scheme is planting the trained and knowledgeable man who can disturb the law and order of our country? Thank you. भाई साहब, आपके मुंह से जय श्री राम अच्छा नहीं लगता। ये वही सरकार है जिसने राम मंदिर बनने के खिलाफ 24 वकील खड़े किए थे। जय श्री राम। मेरा आपसे कोई मनभेद नहीं, माननीय महोदय, मन तो मेरा आपके साथ ही माननीय सदस्य, आपका प्रश्न हो गया तो बैठ जाइए प्लीज। जब मन यहाँ है तो सीट क्यों वहाँ है? तो मेरे इधर है ना, मत मेरा इधर है। प्लीज शांति रहिए। माननीय महोदय,
माननीय सांसद प्लीज। ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर। सबसे पहले तो धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। प्रश्न के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगी। जिस तरह से प्रश्न पूछा गया है कि भारत का इंपोर्टेशन रेट इतना ज्यादा क्यों है, तो ये मेरा उत्तर आप जरूर सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा, बीच में मत बोलिएगा जिस तरह आप हमेशा बोलते हैं। मंत्री जी अभी बोला माननीय तो पहले बात सुनिए, आप जवाब तो नहीं तो बात सुनिए। जो भारत और पाकिस्तान या भारत और चीन का संबंध है, सुनिए पहले। जो सरकार बोलती है कि आवाज ही मत उठाओ, जवाब देने का क्या हिम्मत रखेगी? माफ करिएगा, हम आपको जवाब नहीं दे रहे, आपके थ्रू जो जनता के मन में सवाल उठ रहे हैं उनको जवाब दे रहे हैं हम। जनता की आवाज दबा रहे, हमारी दबा के। और आप ऐसे करेंगे मेरा शेर इन्हीं पर था, जिनको यही नहीं पता कि जनता के रिप्रेजेंटेटिव बन के हम यहाँ बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम जनता की आवाज आप नहीं उठा सकते। आपने जवाब सुनने का सामर्थ्य ही नहीं है महोदय, आपने जवाब सुनने का सामर्थ्य ही नहीं है। जवाब सुनने भी और करते रहेंगे ना, हम बोलते नहीं। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान का जो संबंध रहा है, भारत और चीन का संबंध है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में चैलेंजेस है, उनको ध्यान में रखते हुए भारत पर हमेशा ये दबाव रहता है कि वो अपने सुरक्षा बंदोबस्त को लेकर सशक्त रहे। तो ये पहली बात हो गई। दूसरा तो ये कहना चाहूंगी कि रूस का हिस्सा जो भारत के इंपोर्टेशन हथियारों के इंपोर्टेशन में है वो सबसे ज्यादा है, आई नो। तो अगर आप आंकड़े देखें तो 2013 से लेकर 17 तक ये आंकड़े थे 64%, 64%। और अगर आप रिसेंटली स्टडी देखें, स्टैटिस्टिक देखें तो 2018 से लेकर 22 तक ये आंकड़े घटाकर हमने 46% तक लाए हैं। और तीसरा, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस, डिप्लोमेटिक एडवांटेज, कूटनीतिक लाभ जो भारत को मिल रहा है, भारत की आज जो छवि है पूरी दुनिया में, वो सब देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है। दूसरा सवाल, जो अब दूसरे सवाल पे आना चाहूंगी, जो दूसरा सवाल आपने पूछा अग्निवीर योजना, पहले ये बताना चाहूंगी कि अग्निवीर योजना है क्या। तो अग्निवीर योजना इज नथिंग बट द रूट टू सर्व इन द मिलिट्री, टू सर्व द नेशन इन अ डायरेक्ट वे। ओके, सो इसका कार्यकाल 6 महीना क्या है, प्रशिक्षण 6 महीने का है, कार्यकाल 3.5 महीने का है। और लाभ के बारे में आपने जैसे प्रश्न पूछा ही है, तो लाभ इसका सबसे पहले तो वेतन के तौर पे युवा को 70% उसकी इन हैंड सैलरी दी जाएगी। और वो बहुत ज्यादा, ऐसा 30,000 रुपये महीना एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत ज्यादा होता है, अगर आप देख लीजिएगा। और बाकी का जो 30% बचा हुआ है वो सीधा जाएगा कॉर्पस फंड में, विच विल बी प्रोवाइड टू द यूथ आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ द सर्विस। सो ये पहला। दूसरा ये कि 25% जो कैंडिडेट्स बेस्ट रहेंगे उनको परमानेंट स्टेटस भी ग्रांट किया जाएगा इन दी मिलिट्री और एनी अदर रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ द आर्मी, जो भी है, नेवी, एयरफोर्स। और तीसरा ये कहना चाहूँगी कि नैतिक उद्देश्य इसके पीछे यह है कि एक युवा में जो इच्छा रहती है अपनी कंट्री के लिए और अपने देश के लिए सर्व करने की, वो भी पूरी की जाएगी और इससे युवा का ही लाभ होगा। तो आशा करती हूँ आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आई एम टोटली अनसेटिस्फाइड मिस्टर स्पीकर। हाँ, तो बोलिए ना। क्या हम ग्लोबल मार्केट को एडवांटेज देने के लिए खुद का नुकसान कर ले? मतलब आप रशिया को एडवांटेज देने के लिए खुद भारत का नुकसान कर रहे हैं। 1 मिनट, कृपया स्पीकर मुझे 4 मिनट दीजिए। आपके 4 मिनट से 4 साल बच सकते हैं। इतना समय है ही नहीं सदन के पास। अनदर तो only 1 minute, Mr. Speaker. My another counter is, in the name of granting permanent status to 25% of candidate, the government is hiding the total failure of the Agniveer scheme of recruitment. बैठ जाइए, एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए सर, गवर्नमेंट में बहुत सारी चीजें चलती है, हर चीज आपको नहीं बता सकते, ये थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। और आपने जितनी चीजें छुपाई है ना, उससे कम ही चीजें हम छुपाते हैं जनता से। अभी आपने बोला कि आप जनता से प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें नहीं, तो हमें मत बताइए, जनता को तो बता सकते हैं। बताइए मीडिया में, जाइए। अगला प्रश्न क्रमांक 110 श्री यश बोबडे।
धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। महोदय, हमारे देश में बीमारियों से ज़्यादा मौतें सड़क हादसे में होती है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अनुसार देश में करीब 5 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें से 1.5 लाख लोगों की मौतें होती है। इनमें से 18 से 34 साल के युवाओं का प्रमाण 60% है। यह बहुत दुर्दैवी है। देश का 3% GDP का नुकसान होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सवाल देश के सड़क परिवहन मंत्री जी से है कि आप लगातार हाईवेज बना रहे हैं, हाइब्रिड कार्स लेकर आ रहे हैं, डेवलपमेंट्स के बहुत से काम कर रहे हैं, पर उन्हीं हाईवेज पर आए दिन सड़क हादसे होते हैं और ये भारत की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। क्या आपके पास ऐसा कोई कॉन्क्रीट प्लान या कोई उपाय जो इस समस्या पर आप काबू कर पाए? धन्यवाद अध्यक्ष। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की गहरी चिंता है कि पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं, चोटों और मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस आलोक में भारत सरकार इस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति के माध्यम से मौतों और चोटों की संख्या में सांकेतिक कमी लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करती है। गाड़ियों के लिए सुरक्षा मानकों में एयर बैग, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी क्रैश टेस्ट में बहुत आदि सुधार किए गए हैं और मंत्रालय के लिए परिवहन वाहनों पर गति सीमित करने वाले उपकरणों में लगाने वाली सूचना दी है। धन्यवाद। अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आइटम नंबर 2, श्रीमती सृष्टि पुंसे। Sir, I beg to lay on the table a copy of annual report of the Indian Council for the Cultural Relations, New Delhi for the year 2019-2020. A copy of the annual accounts of the Indian Council for the Cultural Relations, New Delhi for the year 2019-2020. Together we repeat theorem. A copy of review by the government for the working of Indian Council for the Cultural Relations, New Delhi for the year 2019-2020. Statement showing reasons for the delay is mentioned in the paper. आइटम नंबर 7, श्रीमती भारती घोटकर। Thank you, Speaker, sir. I used to lay on the table of the House item number 7, listen against my name. A copy of the annual report of the Indian Council for the Cultural Relations, New Delhi for the year 2019-2020. A copy of the annual accounts of the Indian Council for the Cultural Relations, New Delhi for the year 2019-2020, together with audit report thereon. A copy of the review by the government working the Indian Council for the Cultural Relations, New Delhi for the year 2019-2020. Statement showing reasons for delay in laying paper mentioned one above. Thank you. शून्यकाल शुरू होता है। श्री राहुल ठाकरे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनी जाए। एक आदमी जो रोटी बेलता है, दूसरा आदमी जो रोटी खाता है और तीसरा आदमी जो ना तो रोटी बेलता है और ना तो रोटी खाता है बल्कि उसी रोटी के साथ खेलता है। तो मैं पूछता हूँ कि वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे भारत की संसद में। आइए देखते हैं भारत के गरीब किसान की आंखों में उसी तीसरे आदमी की खोज। आइए देखते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर चढ़ता मोनोपोली का बोझ। और देख ही रहे हैं तो यह भी देखिए कि सत्ता और पूंजीपतियों के साझेदारी का तराना, गरीब होती सरकारी व्यवस्थाओं को बेचने का बहाना और जिसे लोकतंत्र का ल न आए उसके हाथों में दी जा रही है सत्ता। और हमारी ही रीढ़ तोड़ने के लिए हमारे ही द्वार पर बांधा जा रहा है निजीकरण का कुत्ता। तो मैं राहुल ठाकरे सदन की अनुमति से अपने विचार प्रस्तुत करता हूँ। मान्यवर, आज इसी निजीकरण के कारण हमारे देश में गरीबों का बढ़ता हुआ आर्थिक शोषण और अमीरों का होता हुआ आर्थिक पोषण, इसी निजीकरण के कारण समाजवाद का होता हुआ देश से निकास और पूंजीवाद का होता हुआ देश में विकास, इसी निजीकरण के कारण उद्योगपतियों का बढ़ता हुआ सुख और गरीबी रूपी सुरसा का बढ़ता हुआ मुख। और मान्यवर, मेरा मन दुख के तारावार में तब उतर आने लगता है जब मैं देखता हूँ कि आज इसी निजीकरण के कारण हमारे देश के कुछ संपन्न लोग हवाई जहाज का सफर कर रहे हैं, वही हमारे देश की गरीब जनता जनरल डब्बे के लिए तरस रही है। मान्यवर,
मान्यवर 1947 में देश का जन्म हुआ। हमने सोचा कि हम गांधी के देश बन जाएंगे, हम आचार्य विनोबा भावे के देश बन जाएंगे, और हमारी भावना थी कि सबय भूमि गोपाल की, अर्थात यह भूमि एक एक जनों में बंटना था। न जाने किसने ऐसी चौकसी लगाई, न जाने किसने ऐसी चौकसी पर विजय स्थापित की कि यह जन सामान्य का पैसा जन सामान्य की पद की जगह दिल्ली में 10 जनपद की ओर, मुंबई में मातोश्री की ओर, बारामती में गुलाब बाग की ओर, यूपी में यादव विला की ओर, और बंबई में एंटेलिया की ओर, और दिल्ली में अडानी की होटल की ओर बट गया। और मैं जानना चाहता हूं कि इसकी क्या वजह रही। फाइनेंस मिनिस्टर इसका उत्तर दे। अगला प्रश्न श्रीमती शर्वरी देवतड़े। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली के बड़े हिस्से में बाढ़ आ गई है और यमुना नदी का पानी तटबंधों से ऊपर बह रहा है। दिल्ली के आसपास के राज्यों में भी लगातार हो रही बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है, लेकिन जो चीज स्पष्ट रूप से गायब थी वह है बाढ़ प्रतिबंधक उपाय। यदि आकस्मिक योजना और संसाधन मौजूद होते तो दुख और तबाही बहुत कम होती। दुर्भाग्य से इस तरह की बदनामी अर्थहीन होने से आम आदमी के दर्द को पीड़ा को कम नहीं किया जा सकेगा, लेकिन फिर भी अधिकांश राजनेताओं के लिए आम आदमी केवल एक मोहरा है जिसे अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इच्छानुसार इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ सवाल यह है कि क्या अधिकारियों और क्षेत्र के विशेषज्ञों को यह भी पता है कि समस्या उत्पन्न होने के बाद उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन ऐसी तबाही को रोकने के लिए किसी भी दीर्घकालीन योजना का पूर्ण अभाव है। यमुना नदी की सफाई और उसके प्रवाह को प्रबंधित करने के मुद्दे पर दशकों से दिखावा किया जा रहा है, लेकिन जमीन स्तर पर इसका उपाय नगण्य है। इस पर अरबों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं हुआ। हर सरकार दीर्घकालीन योजना की बात करती है, लेकिन यह योजना अभी तक कहाँ नजर नहीं आ रही है। धन्यवाद। अगला प्रश्न श्री शशांक दिनोदे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा मुद्दा यह है कि हाल ही के घटनाओं के आलोकों में जिस तरह से उल्लेखित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कनाडा के हिंदू नागरिकों को देश से दूर जाने की सलाह दी जा रही है। हमारे द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सरकार ने कौन कौन से निर्देश और कदम उठाए हैं, इस परिस्थिति को सुलझाने और संरक्षण की दिशा में साझा काम करने के लिए कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि दोनों देश साझा मूल्यों का पालन करते रहें और सभी निवासियों के लिए सुरक्षित और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देते रहें। क्या सरकार किसी विशेष उपाय की ओर कदम बढ़ा रही है ताकि दोनों देशों के बीच संघर्ष मिलकर किए गए साझे कामों को प्रोत्साहित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि हम आगे बढ़कर संवैधानिक मूल्यों को बचाते हैं और समृद्धि के लिए सहमति देते हैं। और मैं सरकार से यह भी विस्तार में पूछना चाहूँगा कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों के आलोक में मदुरई, जम्मू और कोहिमा जैसे शहरों में जो वायुमंडलीय प्रदूषण है उस पर दुर्बलीकरण के क्या कदम उठाए गए हैं ताकि इन शहरों के निवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित वायुमंडल का उपयोग करने का अधिक से अधिक अवसर मिल सके। कृपया बताएं कि इस समस्या के समाधान के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं और कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन योजनाओं का सफलता से अमल हो रहा है ताकि इन शहरों के लोग स्वच्छ और साफ वायुमंडल का उपयोग कर सके। धन्यवाद। श्री पार्थ अब्रुक। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माझा पहिला प्रश्न फायनान्स मिनिस्टरला आहे। सरकारने एक निर्णय घेतला होता की स्विस बँकमधून काळं धन ब्लॅक मनी वापस आणणार होते आणि गरिबांच्या खात्यामध्ये 15 लाख रुपये देणार होते, त्याचं काय झालं? आणि दुसरा प्रश्न असा की सरकारने हा निर्णय घेतला होता की 100 स्मार्ट सिटीज बनवणार होते, त्याचं काय झालं? हा प्रश्न माझा फायनान्स मिनिस्टरला आहे। आणखी दुसरा प्रश्न माझा होम मिनिस्टरला आहे की महाराष्ट्रातले 3 मोठे प्रोजेक्ट्स हे गुजरातमध्ये गेले, त्याच्या मागे काय रिझन आहे? दुसरा प्रश्न, बिहार हा भारताचे एक राज्य आहे ज्यामध्ये जातीनिहाय जनगणना झाली आहे, त्या धर्तीवर संपूर्ण राज्यामध्ये जातीनिहाय जनगणना होण्यासंदर्भात केंद्र सरकार अध्यादेश काढणार आहे का? हा माझा प्रश्न आहे।
माननीय सांसद प्रश्न हो गए क्या? हो गए होंगे तो बैठे. त्याच्यानंतर एक शेवटचा प्रश्न आहे. तो प्रश्न म्हणजे आमच्या अमरावती जिल्ह्यातला आहे. जल्दी अमरावती जिल्ह्यामध्ये नांदगाव MIDC मध्ये सरकारने एक प्रोजेक्ट लॉन्च केला होता सेंट्रल गव्हर्नमेंटने. त्याचं नाव आहे BDL, भारतीय डायनॅमिक लिमिटेड. त्या प्रोजेक्टचं काय झालं हे सरकारने उत्तर द्यावं. आप बैठ जाइए, हो गया आपका. आणि सरकारची एक मला सांसद प्लीज बैठ. एक मिनिट, सरकारची मला एक गोष्ट खूप जास्त आवडते. मला सरकारचं अभिनंदन करायचं आहे. सरकारची मला एक गोष्ट खूप सांसद आप बैठ एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, अभिनंदन करत आहे. आपको बहुत वक्त अभिनंदन करत आहे. माननीय सांसद प्लीज. एक मिनिट अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट जल्दी अभिनंदन करत आहे. सरकारचं एक काम मला खूप जास्त आवडते. जे काम आम्ही 70 वर्षात केलं नाही ते काम या सरकारने दरवर्षी केलं आहे. ते काम म्हणजे फोडाफोडीचे राजकारण. आमदार फोडू दे, खासदार फोडू दे, पक्ष फोडू दे, ते काम सरकारने दरवर्षी केलं आहे. आम्ही जर ते काम केलं असताना तर आज आमची सरकार असती. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. अगला प्रश्न श्री अनुराधा करलोई. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मेरा पहला प्रश्न है कि सरकार ने आय असमानता यानी इनकम इनइक्वालिटीज़ को कम करने के लिए कौन कौन सी विशेष नीतियाँ या कदम अपनाए हैं या फिर क्या योजनाएं बनाई हैं. और मेरा दूसरा सवाल है कि क्या निजी क्षेत्र या सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ मिलकर इनकम इनइक्वालिटीज़ को प्रभावी तरीके से कम करने के लिए क्या काम किया जा रहा है. धन्यवाद. स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस श्रीमती अलीशा डोंगरे. धन्यवाद महोदय. मैं कमेटी ऑफ फाइनेंस की ओर से निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निवेदन करती हूँ. पहला, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की अनुमति अनुदान के लिए रिपोर्ट 44 और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की ओर से अनुमति अनुदान करने का रिपोर्ट नंबर 45 करती हूँ. ये दो रिपोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निवेदन करती हूँ. थैंक यू. Private members resolution. Now resolutions from private members of parliament. Resolution is moved by Srimati Girija Pakode. Thank you so much, Honorable Speaker, sir. I request to move a resolution on demand for smaller states. I move the resolution. Those who stand with resolution say aye. Those who oppose the resolution say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The resolution stands moved. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मेरे रेजोल्यूशन का विषय है छोटे राज्यों का निर्माण. 21वीं सदी के आगमन पर 3 नए राज्यों का निर्माण हुआ. छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से अलग किए गए हैं. और हाल ही में तेलंगाना राज्य, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया है. भारत में ऐसे कई ऐतिहासिक रूप से गठित क्षेत्र हैं जिन्हें एक अलग राज्य का दर्जा चाहते हैं. इन क्षेत्रों में शामिल है वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड और कामतपुर, कर्नाटक में कूर्ग, बिहार में मिथिलांचल, गुजरात में सौराष्ट्र, महाराष्ट्र में विदर्भ, उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश, ब्रज प्रदेश, पूर्वांचल और अवध प्रदेश तथा बुंदेलखंड, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र को शामिल करता है. अब सवाल उठता है कि इतने सारे क्षेत्रों की अलग राज्य के लिए मांग क्यों है. कई कारणों में से कुछ है उपेक्षा और भेदभाव यानी निग्लेक्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन की निरंतर भावना, इनकम तथा फंड्स के कंजम्पशन में रीजनल इनइक्वालिटीज, विदर्भ के इरिगेशन डेवलपमेंट के लिए जो पैसा मंजूर होता है वो पैसा वेस्टर्न महाराष्ट्र में खींच के ले जाया जाता है, जिस कारण विदर्भ के किसानों को इरिगेशन की सुविधा प्राप्त नहीं होती. माननीय अध्यक्ष महोदय, smaller states are being proposed on the basis of good governance and development rather than merely on political, linguistic or cultural principles. छोटे राज्यों का प्रस्ताव केवल राजनैतिक, भाषाई या सांस्कृतिक सिद्धांतों के बजाय सुशासन और विकास के आधार पर किया जा रहा है. छोटे राज्यों का निर्माण देश के लिए पोषक क्यों है? स्मॉल इज बेटर. फैक्चुअल एनालिसिस दिखाते हैं कि बड़े राज्यों की तुलना में विकास और कुशलता की गति छोटे राज्यों की ज़्यादा है. बेटर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, जो पॉलिसी मेकर्स रहते हैं
पॉलिसी मेकर्स के बीच स्थानीय ज़रूरत दैट इज़ लोकल नीड्स के प्रति ज़्यादा जागरूकता होती है। और आखिरी में बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट छोटे क्षेत्र के लिए ये वरदान हो सकता है, क्योंकि इसे पूरे राज्य का बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब छोटे क्षेत्र इंडिपेंडेंटली डेवलप हो सकते हैं। धन्यवाद। श्रीमती गौरी रानाडे। Thank you so much, Sir Speaker. I request to move a resolution on One Nation, One Election. I move the resolution. Those who stand with resolution say aye. Aye. Those who oppose the resolution say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The resolution stands moved. Thank you, Mr. Speaker, for granting me the opportunity to introduce a resolution. Today I rise to present a visionary proposal, One Nation, One Election, a concept that could revolutionize our electoral process. Currently, India expends vast sum of money on elections every year. The proposal for simultaneous elections would significantly reduce this cost, promoting efficient resource utilization. It is essential to note that multiple elections throughout the year can disrupt public life, causing inconvenience to the businesses and schools, as well as political tensions. Simultaneous election would mitigate this disruption, allowing us to concentrate on other critical matters. Furthermore, One Nation, One Election would bolster democracy by reducing the influence of special interests and simplify the voting processes for citizens who would only need to cast their vote once every 5 years. In addition to these benefits, it would also prevent the ruling government from introducing new policies during the election silence period. I urge all Parliament members to support this resolution, as together we can pave the way for stronger, more prosperous India for all. Thank you. सदन की आज की कार्यवाही यही समाप्त होती है। धन्यवाद।